बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक और वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और क्लेम किया जा रहा है कि हांगकांग में मरीम नवाज़ साहिबा क्योंकि वापस आ रही हैं, तो शायद हांगकांग कब आया था, तो हांगकांग में मरीम नवाज़ साहिबा को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस वीडियो के मुताबिक मुबैना तौर पर घेर लिया, को नारेबाजी की है और उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन इनके साथ पूरी दुनिया में यही होता है। ये वहाँ चले जाएं यूरोप में, वहाँ पे ये होता है। बरतानिया चले जाएं तो वहाँ बाहर नहीं निकल सकते। इधर हांगकांग में, जापान में, हर जगह पे लोग ऐसा क्यों करते हैं? मरीम नवाज़ साहब के वालिद को और इस सारे ख़ानदान को ये सोचना चाहिए कि लोग इनके ख़िलाफ़ क्यों हो गए, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि लोग उनके ख़िलाफ़ क्यों हो गए। लोग क्यों ये लफ्ज़ लानत का इस्तेमाल करते हैं, लोग क्यों ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो माजी में लोग नहीं करते थे। और इसका सादा जवाब ये है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने और सियासतदानों ने मिलकर जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया है, अब यहाँ तो लोगों का बस चलता नहीं है, गोलियाँ मार देते हैं, पकड़ के जेलों में डाल देते हैं। तो जिन मुल्कों में जमहूरियत है वहाँ पे लोग अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। ये चीज़ें नामुनासिब हैं, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में किया जा रहा है वो उससे ज़्यादा नामुनासिब है। इस सिलसिले को रोकें ताकि नफ़रत की ये आग मज़ीद ना फैले। अगर आप ये सिलसिला नहीं रोकेंगे तो ये आग फैलती जाएगी। खुद ये दुनिया फिर रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं, लेकिन कोई रिपोर्ट्स के मुताबिक, और रिपोर्ट स्टेटमेंट की है पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसकी ये रिपोर्ट है मुबैना तौर पे, पंजाब ने जो कर्जा लिया वो 405 अरब रुपए का है और ये 38 दिनों में लिया है। अब इतना सारा कर्जा लेकर 30 बंदे लेकर ये दौरे पे चले गए जहाज में बिठा के, और वो भी एयरफोर्स का जहाज, और उन 30 में से कोई 14 बंदे या 13 बंदे जो हैं वो सरकारी नौइयत के हैं और बाकी फैमिलियाँ भी साथ में, यानी ज़ाती मुलाजमाएँ वो भी साथ में, मेकअप आर्टिस्ट वो भी साथ में, दामाद और बेटी वो भी साथ में, उनके बच्चे वो भी साथ में, एक और बेटी और उसकी सहेली वो भी साथ में। ये आयशा अली भुट्टा साहिबा ने ये पूरी एक रिपोर्ट जारी की। कितना अफसोसनाक है। वो जो 7 वजीर शदीर गए उनके बच्चे भी साथ में। तो यहाँ पे तो लटरम पटरम सारे ही जा रहे हैं। पाकिस्तान का कर्जा बढ़ता जा रहा है और इनकी अयाशियाँ बढ़ती जा रही। ये रिपोर्टें अगर आप देखें तो इनके मुताबिक तो आपको यही समझ आती है। पंजाब ने 38 दिनों में 405 अरब का कर्जा लिया है। खैबर पख्तूनख्वा 21 अरब का कर्जा लिया। कितना फ़र्क है देखें आप। सिंध 16 अरब और बलूचिस्तान 13 अरब का। और हालात इनके ये हैं, इनकी अयाशियाँ ख़त्म नहीं हो रही और कर्ज़ों के ऊपर ये अपनी हुकूमतें चला रहे हैं। इसमें एक और चीज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। जापान में इन्होंने दौरा तो किया, बड़ा सरबराह मुमलिकत वाला दौरा किया। वो जहाज़ इस्तेमाल किया जो वज़ीर आज़म इस्तेमाल करता है, वो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जो वज़ीर आज़म करता है, लेकिन इज़्ज़त इनको वज़ीर आला वाली भी नहीं मिली, स्टेट गेस्ट वाली इज़्ज़त भी नहीं मिली जापान में। ये प्राइवेटली घूमते रहे इधर उधर, फिर पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने इनको और ज़्यादा महदूद कर दिया। और पाकिस्तान का टोटल कारनामा क्या है? जो जापान में एक्सपो लगी है, जिसको देखने के लिए ये लाओ लश्कर के साथ गए थे सारे एंजॉय करने, टोटल कारनामा पाकिस्तान का ये है वहां पे कि नमक का एक स्टॉल था पाकिस्तान का बस, जिस पे करोड़ों रुपया इन्होंने लगाया हुआ। एक स्टॉल नमक का पाकिस्तान ने लगाया कि नमक से बनी हुई चीजें। यहाँ पे खेवड़ा की कौन है ना, दुनिया की बड़ी कानों में से एक सबसे बड़ी, यहाँ खेवड़ा के अंदर नमक निकलता है। तो यहाँ पिंक सॉल्ट निकलता है, पूरी दुनिया में ये हिमालयन सॉल्ट के नाम से बेचा जाता है। आप कहीं भी यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में, बरतानिया में, आपको पिंक सॉल्ट मिलता है। ये पाकिस्तान का है, खेवड़ा से ये निकलता है। तो इससे बहुत सारी आइटम्स भी बनती हैं, लैंप्स बनते हैं, दीगर चीज़ें बनती हैं, फनपारे बन जाते हैं, ईंटें बनती हैं इनसे। तो बड़ी खूबसूरत चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। वो जो नमक है ना, उसका एक स्टॉल पाकिस्तान ने लगाया हुआ था बस जापान में, और कुछ भी नहीं। ये इनकी वहाँ पे टोटल कारकर्दगी थी। अब इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है, मैं 2 चीज़ें आपके सामने रखूँगा। एक तो आटा पाकिस्तान में मज़ीद महंगा हो गया। मुझे ये खबरें नहीं करनी पड़ती थी, ना मुझे आदत है ये खबरें करने की, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त जो करते थे वो करना छोड़ गए, तो मजबूरन मुझे ये खबर देनी पड़ती है। जब वो ये काम दोबारा शुरू कर देंगे तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। वो कह रहे हैं जी मुल्क भर में आटा मज़ीद महंगा हो गया। 20 किलो के थैले की कीमत में 217 रुपए तक का इजाफा हो गया। यानी आप ये समझ लें लगभग 11 रुपए किलो आटा मज़ीद बढ़ गया है, और ये गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर हुआ है। और आटे की कीमत में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ, और इसकी एक और वजह यह कि गंदम की कीमत में भी इजाफा हुआ है। गंदम की जो फी मन कीमत है वो 2200 रुपये से बढ़ के 2800 रुपये हो गई है।
ये पाकिस्तान की मीडिया ने इसको रिपोर्ट भी किया है। यानी 20 किलो का आटे का थैला जो इमरान खान के दौर में 1100 रुपए का था, बड़ा रोला पड़ा हुआ था, अभी ये और महंगा हो गया है। और अभी जो इसकी कीमत में इजाफा हुआ वो 217 रुपए का हुआ है, जबकि गंदम का रेट भी बढ़ गया है। जब किसान गंदम बेच रहा था ना, जब गंदम किसान के पास पड़ी हुई थी, तब इस हुकूमत ने किसान से बदला लिया कि ये मैं वोट क्यों नहीं डालता। तो किसान से बदला लेते हुए हुकूमत ने गंदम जो किसान को पड़ती थी 3000 रुपए में, उसकी कीमत कम करके 2200 रुपए कर दी। बेचारे किसान ने अपना नुकसान के अंदर गंदम बेची, 2200 रुपए मन के हिसाब से गंदम किसान ने बेची हुई है। और अब वो कीमत बढ़ा, बल्कि किसान को तो 2000 मिला कई जगह पे, अब वो कीमत बढ़ा के 2800 रुपए तक पहुंचा दी गई है, ताकि वो जो मिडल मैन है या जो माफिया है जिसने किसान से फायदा उठाया और सस्ती गंदम खरीदी हुकूमत की हठधर्मी की वजह से, अब वो फायदा उठा रहा है। और उसको जो फायदा दिया गया वो 50% का फायदा दे दिया गया। यानी अगर किसी ने 1 करोड़ की गंदम खरीदी है तो अब उसके ऊपर वो बड़े आराम से 40 लाख 50 लाख रुपया बना सकता है। ये पाकिस्तान के साथ ये कर रहे हैं, किसान को तबाह किया, बर्बाद किया। यही गंदम की कीमत जो है वो अगर चंद माह पहले होती, अप्रैल मई जून में होती, तो किसान पैसे कमा लेता, लेकिन तब ऐसा नहीं किया गया। तब गंदम को सस्ता 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 किया गया। जब किसान की पसली टूट गई, उसका बेड़ा गर्क हो गया, तो उसके बाद अब गंदम की कीमत बढ़ा दी गई, ताकि जो मिडल मैन है या जो माफिया है या जो मिलों के मालिकान है जिन्होंने गंदम इकट्ठी कर ली थी, अब वो इसमें से पैसा बनाया और पैसा बन रहा है। पाकिस्तान के किसान को मार क्यों पड़ती है? पाकिस्तान में ना माफियाज बैठे हुए हैं और वो माफियाज पाकिस्तान के किसान को मारते हैं। मिसाल के तौर पे 2 बड़ी अहम खादें हैं, हम जायजा ले लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान में इन खादों की कीमत का, कि इंडिया में ये खाद कितने की मिलती है और पाकिस्तान में ये खाद कितने की मिलती है। देखिए ना, बीच में एक लकीर है ऐसे करके, उस लकीर के उस तरफ भी किसान रहते हैं, लकीर के इस तरफ भी किसान रहते हैं। उधर वाला किसान कितने में खरीदता है यूरिया और डीएपी, और इधर वाला किसान कितने में खरीदता है यूरिया और डीएपी। जरा ये कीमतों का मुवाजना करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खाद है डीएपी। डीएपी खाद जो है वो तमाम किसान जानते हैं कि ये क्या है, और उन सब ने अपनी अपनी फसलों में ये डालनी होती है। पाकिस्तान में इस वक्त इसकी जो एवरेज कीमत है वो 13,800 रुपए है। 50 किलो की एक बोरी होती है, 50 किलोग्राम की, 13,800 रुपए पाकिस्तानी ये डीएपी की कीमत है पाकिस्तान में। अगर भारतीय रुपयों में इसको कन्वर्ट करें, वो भारत का पैसा पाकिस्तान के मुकाबले में ताकतवर है, तो भारतीय रुपयों में अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो इसकी कीमत बनती है 4,275 रुपए भारतीय रुपयों में। अब भारत में ये कितने की मिल रही है डीएपी? भारत में डीएपी की कीमत भारत ने लगाई है 1350 रुपए। हमारे यहां पे 13,800 रुपए, भारत में है 1350 रुपए। और अगर उसे आप पाकिस्तानी कीमत में कन्वर्ट करें तो ये 4,358 रुपए है, अगर पाकिस्तानी पैसों में आप कन्वर्ट करें तो। यानी 3 गुना से भी ज्यादा महंगी है पाकिस्तान में डीएपी। जितने की डीएपी भारत अपने किसानों को बेच रहा है, उससे 3 गुना से ज्यादा कीमत पे पाकिस्तान में किसान वही वाली डीएपी खरीद रहा है। यानी जो खाद भारत का किसान 100 रुपए में लेता है, पाकिस्तान का किसान वही खाद 350 रुपए में लेता है। कितना बड़ा फर्क है। तो फिर बेचारा किसान जाएगा कहां पे? मार ही खाएगा ना। अब भारत के अंदर यूरिया की कीमत क्या है? यूरिया की जो बोरी है 45 केजी वाली, 46 केजी वाली, इसका ये रेट होता है, इसका वजन ये होता है। तो भारत में ये मिल रही है 266 रुपए 50 पैसे की एवरेज प्राइस है। 266, 267, जो सबसे अच्छी है 268, ये इतने रुपए की भारत में मिल रही है एक बोरी यूरिया की। और पाकिस्तान में यही बोरी जो है वो पाकिस्तानी रुपयों में अगर आप देखें तो वो मिल रही है 5,000 रुपए की। कहां 266, 267 रुपए, और कहां पे 5,000 रुपए एवरेज पाकिस्तान में यूरिया की बोरी मिल रही है। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान का पैसा जो है वो सस्ता है, तो वो भी कर लेते हैं। जो भारत में मिल रही है ना 266 रुपए की, तो पाकिस्तान में भारतीय पैसों में अगर आप देखें तो 860 रुपए की मिल रही है। यानी यहां पे भी लगभग 3 से 4 गुना का फर्क है। भारत जो यूरिया अपने किसानों को 100 रुपए में दे रहा है, पाकिस्तान को तकरीबन 400 रुपए में दे रहा है। यह है जनाब पाकिस्तान और भारत के अंदर फर्क खादों की कीमत का। और इसकी वजह से पाकिस्तान का किसान मार खाता है, और पाकिस्तान की हुकूमत जो है, माफिया यहां पैसा बना रहा है। फौजी फर्टिलाइजर एक बहुत बड़ी कंपनी है, सारे उसके नीचे आते हैं, बाकी धड़ाधड़ पैसा बन रहा है, धड़ाधड़ पैसा कमा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान जो है वो भारत पाकिस्तान से कुछ चीजों में आगे तो नहीं है, टेक्नोलॉजी में आगे तो नहीं है, वो बहुत सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करता है।
लेकिन वो अपने किसानों को सस्ती खाद दे रहा है ताकि वहां पे कीमतें चीजों की कम रहें। पाकिस्तान कहता है किसान को खाद हमने महंगी देनी, बिजली हमने महंगी देनी, डीजल हमने महंगा देना, तमाम स्प्रे अद्वियात हर चीज हमने किसान को महंगी देनी, लेकिन हमने किसान से फसल सस्ती लेनी है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि किसान खड़े भी नहीं होते। एक दफा खड़े होकर इनके बाजू को झटका देना और इनकी तसल्ली करवाएं एस्टेब्लिशमेंट की कि इंसान बनो यार, हमें मुल्क के मालिक, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया तुमने पकड़ के, हर चीज के तुमने ही कमानी है। तो ये पाकिस्तान के किसानों को भी खड़ा होना पड़ेगा जैसे भारत के किसान खड़े हो जाते हैं। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, मुझे तो बड़ा मजा आया खबर सुनने के बाद। नादरीन, ये खबर है जनरल नदीम अंजुम के बारे में। और जनरल नदीम अंजुम जो है ये DGISI थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया गया, फिर ये रिटायर हो गए। इनकी भी एक्सटेंशन की ख्वाहिश थी जो अधूरी रह गई, रिटायर हो गए DG साहब, और आजकल इनका कोई पता नहीं है किधर है। लेकिन इनके दौर में मुझे जबरी तौर पे लापता किया गया, अरशद शरीफ इनके दौर में शहीद हुए, इनके दौर में इमरान खान साहब को गोलियां लगी, इनके दौर में जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रजीम चेंज कर दिया गया। तो जनरल नदीम अंजुम साहब कोई बड़े मकबूल आदमी पाकिस्तान में नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि PTI हो गई या जमहूरियत पसंद हो गए, वो इनको गालियां दें, बुरा भला कहें तो बात समझ आती है। अब कैप्टन सफदर इनके खिलाफ हो गए। कैप्टन सफदर कहते हैं जावेद चौधरी को इंटरव्यू देते हुए कि जनरल नदीम अंजुम अगर ना चाहते तो आपकी हुकूमत ना होती। ये उनसे सवाल किया गया चौधरी साहब की तरफ कि जनरल नदीम अंजुम अगर ना चाहते तो आपकी हुकूमत ना होती, आपको बड़ा सपोर्ट किया, वो आपके मोहसिन है, ये जावेद चौधरी साहब ने कहा। तो कैप्टन सफदर कहते हैं कि नदीम अंजुम सपोर्ट करते तो 2/3 अक्सरियत आ जाती। मैं नहीं समझता कि नदीम अंजुम इतना कॉम्पिटेंट जर्नल था कि वो इतने बड़े मुल्क का मुस्तकबिल अपने हाथों में लेकर कामयाबी से हिमकनार करता। यानी ये इलेक्शन जो 2024 का हुआ तब भी नदीम अंजुम वॉज द DGISI, पूरा इलेक्शन चोरी हुआ। तो अब भी नून लीग उनको भी गालियां दे रही है। जनरल बाजवा को तो ये गालियां दे ही रहे थे, अब ये जनरल नदीम अंजुम को गालियां दे रहे हैं। जो मौजूदा DGISI और फील्ड मार्शल है ये भी खातिर जमा रखें, जैसे इनके इक़्तिदार का सूरज ग्रूब होगा इनको भी गालियां पड़ेंगी और यही जमातें देंगी, क्योंकि इनको हाजिर ड्यूटी माई बाप चाहिए, हाजिर ड्यूटी माई बाप। यानी जो इस वक्त ओहदे पे बैठा हुआ है उसको ये माई बाप बनाते हैं। जनरल नदीम अंजुम के बारे में ये चू नहीं कर सकता था कैप्टन सफदर और बाकी लोग, लेकिन जैसे ही जनरल नदीम अंजुम गया अब उसको भी गालियां दे, जनरल बाजवा को भी गालियां दे। ये जो अभी जर्नैल मौजूद है ना, इनको एक मशवरा है, या तो ये सारी जिंदगी रिटायर ना हो, बंदोबस्त कर दें कि हमने रिटायर होना ही नहीं, या फिर ये अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखें कि यही सियासी जमातें जो बातें ये आजकल तन्हाई में उनसे कर लेते हैं ना, ये कल को उन्होंने सस्ते दामों सौदा कर देना है और ये सारी चीजें पब्लिक के सामने रखेंगे, फिर बड़ा मजा आएगा। और हमेशा ये ऐसा ही करते रहे हैं तो मोटी खोपड़ी है ना, बात समझ नहीं आती, तो अच्छी बात है, इसी तरह चीजें जो है वो एक्सपोज होती हैं। नाज़रीन, इसहाक डार साहब ने दौरा किया बांग्लादेश का और उन्होंने कहा जी दिल साफ करना चाहिए। 1974 में भी बातचीत हो गई थी, 2004 में मुशर्रफ साहब ने भी अफसोस का इजहार किया था, लेकिन बांग्लादेश ने इसके मुकाबले में कोई मुतालबात कर दिए। बांग्लादेश ने 3 बड़े मुतालबात रख दिए पाकिस्तान के सामने इसहाक डार के दौरे के बाद। और ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन के मामले में बांग्लादेश ने 1971 में माफ़ी का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान 1971 के वाक़यात पर बाकायदा माफ़ी मांगे। जो 1971 में बांग्लादेश में वाक़यात हुए थे, इससे मिलते जुलते वाक़यात बलूचिस्तान में, कबायली इलाकों में, पाकिस्तान में होते हैं आजकल। जबरी तौर पर गुमशुदगियाँ, इंसानों को टॉर्चर करना, ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाना, बल्कि उस दौर में और भी बहुत सारे घिनौने और घटिया चीज़ें रिपोर्ट हुई थी, बहुत ही खौफनाक चीज़ें। तो बांग्लादेश कहते जी उसके ऊपर माफ़ी मांगे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान प्रैक्टिकली उसके ऊपर माफ़ी मांगे, नंबर 1। नंबर 2, 1971 के बाद दोनों ममालिक के दरमियान जायदाद और असासों की तकसीम का मामला तय किया जाए। बांग्लादेश को लगता है बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए थी, 71 के बाद जो उन्हें नहीं मिली तो वो चीज़ें उन्हें दी जाएं। अगली चीज़ उन्होंने ये कही कि 1970 के साइक्लोन मुतासरीन के लिए आई हुई गैर मुल्की इमदाद की रकम बांग्लादेश के हवाले की जाए। साइक्लोन के मुतासरीन थे वहाँ बहुत सारे, इमदादी रकम क्योंकि पाकिस्तान को मिली थी तो वो यहाँ पाकिस्तान के पास थी, तो बांग्लादेश कहता जी वो आप हमें दें, उस पे हमारा हक है, और वो क्योंकि मुतासरीन वहाँ पे थे लिहाजा वो रकम अब हमारे हवाले की जाए। और एक और उनका जो मुतालबा है वो ये है कि जो बांग्लादेश के अंदर रह गए थे बिहारी,
या जो पाकिस्तानी हैं उन्हें वापस पाकिस्तान में बुलाया जाए। ये वो बड़ी डिमांड्स हैं जो बांग्लादेश की जानिब से की गई हैं और ये रिपोर्ट भी हुई है। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब का मामला दबी नहीं रहा। शेर अफजल मरवत साहब जानबूझ कर ऐसा लगता है खबरों में रहना चाहते हैं और मामले को उछाल रहे हैं। मेरे ख्याल में उन्हें खामोश रहना चाहिए था। उनको पार्टी के अंदर भी लोगों ने मशवरा दिया था। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लिया है और अब वो सिर्फ मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि वक्त आएगा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा और ये मलबा मैं डालूंगा सोशल मीडिया पे या पीटीआई के लोगों पे कि मैंने इनकी वजह से ये पार्टी छोड़ी और फिर मैं इनकी मुखालफत करूंगा। अब फ्रस्ट्रेशन ऐसी है कि वो कई मरतबा अपने लेवल से नीचे गिर गए। एमएनए है ना, मेंबर कौमी असम्बली है, साबिक मुबैना तौर पर वो जज भी रहे हैं शायद, तो उन्हें अपने लेवल से नीचे नहीं गिरना चाहिए। नीचे जाने वाली जो गुफ्तगू है वो उन्हें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं। इस वक्त ऐसा लगता है कि उनकी ज़हनी हालत मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलती जुलती हो गई और वो बड़ी तकलीफ में है। लेकिन मरवत साहब को ये बात समझनी पड़ेगी कि उन्हें जो भी मिला, इमरान खान के तुफैल मिला, दिया तो अल्लाह ताला ने, लेकिन इमरान खान के साथ जब तक लोगों को लगा कि वो वफादार हैं तब तक उन्हें लोगों ने बहुत इज्जत दी। लेकिन उन्हें एक बात और याद रखनी चाहिए कि इमरान खान सोशल मीडिया नहीं देखते। इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को सोशल मीडिया की वजह से नहीं निकाला। सोशल मीडिया तो सारा का सारा शेर अफजल मरवत के हक में था। पहले इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को निकाला, फिर सोशल मीडिया ने शेर अफजल मरवत के बारे में नेगेटिव सोचा और जब शेर अफजल मरवत साहब ने लगातार ऐसी जुबान इस्तेमाल की और ऐसी चीजें की जिससे इमरान खान साहब सच्चे साबित होते चले गए। देखिए, ये डिसीजन इमरान खान ने लिया था, ये पॉपुलर डिसीजन नहीं था। इमरान खान की पार्टी भी नहीं चाहती थी शेर अफजल मरवत को निकाला जाए, सोशल मीडिया भी नहीं चाहता था शेर अफजल मरवत को निकाला जाए और शेर अफजल मरवत साहब भी पार्टी में रहना चाहते थे। लेकिन इमरान खान वो पहले आदमी है जिसने ये फैसला किया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दो। इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत से मुलाकातें बंद कर दी और शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया। उस वक्त तो सोशल मीडिया शेर अफजल मरवत के साथ था, लेकिन फिर हमने देखा, देखते ही देखते शेर अफजल मरवत साहब ने बहुत सारे ऐसे काम किए कि इमरान खान साहब का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को और जो आम सोशल मीडिया पाकिस्तान का, चाहे वो ओवरसीज है चाहे पाकिस्तान में है, उन सबको लगना शुरू हो गया कि इमरान खान ने वो देख लिया था जो हमने नहीं देखा और फिर वो भी शेर अफजल मरवत पर तनकीद करना शुरू हो गए। और मरवत साहब ने इमरान खान साहब को वक्त के साथ साथ बदकिस्मती से दुरुस्त साबित किया है। अभी उन्होंने एक दावा कर दिया दोबारा से, मरवत साहब ने, उन्होंने कहा जी कि ये जो इमरान खान साहब के अकाउंट है इनसे जो कमाई होती है इसका हिसाब किताब नहीं देते जो सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले लोग हैं, जिसमें वो जबरान इलियास साहब हैं, अजहर मशवानी साहब हैं या बाकी लोग हैं, कि जनाब इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया है उसके जरिए से जो कमाई आती है, ट्विटर से, यूट्यूब से, इधर उधर से, फेसबुक भी है, बाकी अकाउंट्स भी हैं, तो ये जो कमाई आती है इस कमाई का कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता। ये उन्होंने एक दावा कर दिया। अब इस पे जो है वो अजहर मशवानी साहब ने इसका जवाब दिया है और वो ये कहते हैं कि मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया का कोई अकाउंट या प्लेटफॉर्म मोनेटाइज्ड नहीं है। मोनेटाइज ये होता है कि उसमें पैसे नहीं आ सकते, उस पर इश्तिहारात नहीं चल सकते। लिहाजा इमरान खान या तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट मोनेटाइज नहीं है। इन अकाउंट का मकसद इमरान खान का पैगाम फैलाना है, ना कि पैसे कमाना। फिर अजहर मशवानी साहब कहते हैं कि मैंने शेर अफजल नामी शख्स को जवाब ना देने की पॉलिसी अपना रखी है और 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले से लेकर अब तक, लेकिन आज जवाब इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसने इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से झूठ बोला है। शौकत बसरा साहब ने भी एक शेर अफजल मरवत साहब को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा जी कि पार्टी से निकलने के बाद मरवत साहब एक एजेंडे पे हैं और चैलेंज ये है कि अगर वो वाकई पठान है, उन्होंने पठानों की बहुत तारीफ की और ये कहा कि अगर वो वाकई पठान है तो इमरान खान की दी हुई सीट छोड़कर इलेक्शन लड़े, अगर ये काउंसलर बन गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है शौकत बसरा साहब का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शेर अफजल मरवत साहब ये चैलेंज कबूल करेंगे, ना उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है खैबर पख्तूनख्वा में। इमरान खान को छोड़ के इलेक्शन लड़ना तो ये बड़ा खौफनाक काम हो जाएगा, ये तजर्बा उन्हें नहीं करना चाहिए। एक और नाजरीन खबर है और वो खबर वजारत मवासलात के हवाले से। इमरान खान के दौर में ये वजारत मुराद सईद के पास थी। ये वो वाहिद वजारत है जिसमें 1 टके की करप्शन ही निकाल सका। मुराद सईद ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी वजारत चलाई है, बल्कि मुझे जब आखिरी दिन था प्राइम मिनिस्टर का, वहाँ पे जो फौजी अमला होता है, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ एक MS होता है, एक डिप्टी MS होता है, ये लोग बैठे हुए थे। इन्होंने मुझे खुद यूनिफॉर्म वाले लोगों ने बताया, उन्होंने मुझे बताया कि अगर कोई हीरा था तो वो ये था मुराद सईद। मैंने कहा जी कैसे?
मैं और अरशद शरीफ दोनों वहां पे थे, शायद एक दो और लोग भी थे, कोई गवाही दे देगा शायद। तो उन्होंने कहा जी कि ये वो आदमी है जिसने अपनी वजारत में से पानी की एक बोतल भी नहीं पी, और इसने करप्शन को बिल्कुल अपने आसपास हर जगह पे जीरो किया, मुराद सईद। तो बहरहाल मुराद सईद के बाद फजलुर रहमान साहब का बेटा आया उस वजारत में, और अब उस वजारत में एक इंक्वायरी हो रही कि पीडीएम के दौरे हुकूमत के दौरान वजारत मवासलात में अरबों रुपए के घपलों का इंकशाफ हो गया। ये पीडीएम का दौरे हुकूमत शुरू कब हुआ? ये अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होने के बाद मुराद सईद की जगह पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे को लाकर उससे सीट पे बिठाया गया। अब एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बताया कि जनाब यहां पे भर्तियां की गई हैं बड़ी गैर कानूनी तरीके से, और ये जो भर्तियां की गई हैं इसका सिलसिला शुरू हुआ और अगस्त 2023 तक जारी रहा, जब तक ये लोग हुक्मरान रहे। तो इन्होंने दबा के भर्तियां की हैं, और 4 मुख्तलिफ किस्म की शिकायत हैं जिनमें अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां और घपले किए गए हैं वजारत मवासलात में। और ये फजलुर रहमान साहब का बेटा मौलाना असद, मेरे ख्याल में फजलुर रहमान साहब को दबाने के काम आएगा ये केस। अगर ये इंक्वायरी आगे हुई भी तो फजलुर रहमान साहब या उनकी फैमिली के ऊपर करप्शन का कोई केस तब तक नहीं चल सकता जब तक कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुका ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट को करप्शन से कोई सरोकार नहीं है, वो इन केसेस को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वक्त आने पर ये सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। फजलुर रहमान साहब जैसे आदमी को हाथ में रखना एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।